वेलकम टू WA क्लासेस फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास 11। इसके पहले मैंने फंडामेंटल केमिस्ट्री का क्लास 1 से 10 तक में आपको बहुत केमिस्ट्री की बहुत सी बेसिक बातें बता दिया था। अगर पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हों तो इसे अगर फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास 1 से लेकर 11 तक देख लें तो उनको केमिस्ट्री की सारी बातें, बेसिक बातें उनके नॉलेज में आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम आज डील करेंगे वह होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज एंड इलेक्ट्रॉन गेन, आयंस फॉर्मेशन, किस पर हम विषय चर्चा करेंगे। इसके बाद इतनी बातें जानने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, लूज एंड गेन एंड आयंस फॉर्मेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दिया है और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यह बेस है आपके केमिस्ट्री का। तो उस बेस को पहले जानो और तब ही ना इसको पहचानोगे और जानोगे, क्योंकि जब तक आप अंग्रेजी के लेटर का ABCD नहीं जानोगे तब तक कोई भी YouTube पर वीडियो देखोगे तुमको केमिस्ट्री की बातें कोई भी समझ में नहीं आएगी। कितना भी देखोगे, देखते रहोगे। इसलिए आप पहले बेसिक बातों को जानिए, चाहे वो मेरे क्लास में हो या किसी भी टीचर के क्लासेस में हो, बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलो हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसको हिंदी में क्या कहते हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा, मैंने सबसे बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में मैंने इसके पहले बता दिया है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बाह्यतम कक्षा किसे कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया था, लेकिन आप थोड़ा उसको देखो तब समझ में आएगी। कोर इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाह्यतम कक्षा
के अतिरिक्त, या सीधी सीधी भाषा में लिखते हैं प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़, इसको छोड़ देना है, प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को, प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ अन्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अन्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को समझ लो। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। जो विद्यार्थी मेरा पिछला एपिसोड देखेंगे उनको पता चलेगा कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पर मैंने 3 कक्षा दिया, कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, कक्षा एल में 8 और कक्षा एम में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जांपल इसमें दे दे, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दो। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में वी लिखते हैं, वी इसका कितना हुआ? 1, ये ना हुआ वी, ये वी हुआ 1, ये हुआ वी, और कोर इलेक्ट्रॉन को सी लिखते हैं। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वह क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहां देखो, यहां भी 3 कक्षाएं हैं, कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा एल में 8 इलेक्ट्रॉन और कक्षा एम में 5 या 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो बच गया वो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ Ve इक्वल टू 7 और Ce इक्वल टू 10। तो इस तरह से तुमको समझ में आ गया होगा। Ce इक्वल टू 7 और Ce इक्वल टू 10 हो गई। अब बच्चों तो देखो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने दिया सोडियम और क्लोरीन का, एक है धातु, दूसरा है अधातु। मैं ये दोनों एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल में समझाने का प्रयास किया है कि धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जिसे कुछ एग्जाम्पल के संदर्भ में यहाँ देखो मैं तुमको बता रहा था। धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की पहचान से तुम तत्वों के धातु अधातु की पहचान भी कर लोगे। तो धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? प्राय धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं, 1 2 3। अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और उसके बाह्यतम कक्षा में अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो समझ लड़के धातु है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे अपवाद में एक एग्जांपल तुमको दे दें,
स्टेनस, SN50। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको 4 दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत कम मिलेगा तुमको। तो मोस्टली तुम यही समझो कि धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होते हैं। एग्जांपल, अभी सोडियम का एग्जांपल हमने दिया था और उसका विन्यास क्या लिखा था? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां देख लिया संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, B बराबर 1। दूसरा एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। V इसका कितना, 2। यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ भी इसका तो कितना, बोलो 3। देखा आपने, 1 से लेकर 2 तक। ठीक उसी तरह से अधातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखो, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने कहा प्राय अधातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 5 6 7 होते हैं। जनरली क्या होते हैं? 4 5 6 7 होते हैं। लेकिन अक्रिय तत्व जो है अक्रिय तत्व नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन में संयोजी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 होते हैं। तो यह बात याद रखना। अब एग्जांपल देख लो। एग्जांपल मैंने तुमको क्लोरीन का दिया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यही तो वैसे जो इलेक्ट्रॉन भी इसका भी कितना हुआ 7। एक बात हमेशा याद रखना, अब इससे धातु की और इससे अधातु की भी पहचान तुम आसानी से कर लोगे। दूसरा एग्जांपल दे दे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 2 8 और तब भी सॉरी 4 2 8 निकल गया 4 2 6 v इक्वल टू 6। तीसरा एग्जांपल देते हैं फास्फोरस 15 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो इसका भी कितना होगा 5। ठीक है। तो इस तरह से 7 6 5 का एग्जांपल हमने दिया। अगला एग्जांपल तुमको कार्बन का एक दे देते हैं, कार्बन 6 का 1s2 2s2 2p2 और इसमें v इसका भी कितना तो 4। इस तरह से 4 वाला प्राय अधातु ही होते हैं, कुछ उपधातु भी होंगे और कुछ धातु भी हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली आपको 5 6 7 जब होगा तो वह प्योर अधातु होंगे। तो इस तरह से हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको बताया और इलेक्ट्रॉन बताया। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं धातु अधातु की पहचान भी तुम इसी से कर लोगे।
जिसके बाद हम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वे धातु, और जिनके बाद हम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन वे अधातु होंगे। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन बाद हम कक्षा में नहीं होते हैं, याद रखना है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इनकी संयोजकता का निर्धारण हम लोग करेंगे, क्योंकि संयोजकता सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है रसायन विज्ञान का। संयोजकता पर ही आधारित सारी बातें आगे तुमको पढ़ना ही है, चाहे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण हो, पीरियोडिक टेबल हो, धातु अधातु हो, चाहे एसिड बेस साल्ट हो, या और भी जितने चैप्टर 10, 11, 12 का पढ़ोगे सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ध्यान से इसको समझो और तब आगे की पढ़ाई करने का प्रयास करो। चलो तो मिटाने के बाद फिर आगे बताते हैं। बच्चों देखो, संयोजकता समझाया तुमको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी। संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के साथ संयोग, कॉम्बिनेशन, संयोग करने की सामर्थ्य को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं, या उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्या लिखा मैंने? किस तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के साथ संयोग करने की सामर्थ्य को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अब ये कैसे इंडिकेट किया जाता है? देखो, इसको निकालने के लिए क्या है, संयोजकता का निर्धारण कैसे करते हैं हम लोग? अभी अभी आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बताया था, बस उसी संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता का निर्धारण कर लोगे। और इस तरह से अगर हम कहें कि धातु की संयोजकता कितनी होगी, तो धातु की संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, याद रखना। मैं शॉर्ट में बिल्कुल आपको दिमाग में आपके बैठाना चाहता हूं। किताबों में बहुत लंबी लंबी बातें लिखी रहती है, याद नहीं होता है। आपको याद कराने के लिए मैंने ये 7 पॉइंट्स लिखना शुरू किया है। धातु की संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा था कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना था? सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा था ना 1, इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? बराबर 1। उसी प्रकार मैग्नीशियम के इसके पहले लिखा है यहाँ पर, इसके पहले 2, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता बराबर 2। उसी तरह से लिखा था एल्युमिनियम का की संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 3, इसलिए एल्युमिनियम की संयोजकता बराबर 3। तो आप समझ गए होंगे कि धातु की संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता। धातु सीधा इसको कर दे, धातु की जैसे ये लिखे इसे कर दे, धातु की संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता धातु की।
धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, ऐसे संयोजी यहाँ लिखे हैं, संयोजकता यहाँ लिखे हैं, तो धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता। अब दूसरा देखते हैं अधातु, ये तो हो गया धातु की संयोजकता, यहाँ पर पॉइंट लिख दें, धातु की संयोजकता। इस पॉइंट को घेर लेना। धातु की संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता। अब दूसरा देखते हैं धातु की संयोजकता। धातु की संयोजकता तो जान लिया कि धातु की संयोजकता उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और अधातु की संयोजकता कैसे निकाला जाएगा, देखो अधातु की संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस 8 बराबर अधातु की संयोजकता। अधातु की संयोजकता कैसे निकालोगे, तो धातु के संयोजी सॉरी 8 माइनस संयोजी ऐसा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर धातु की संयोजकता। इसको घेर लो और इसको हमेशा याद रखो। यहाँ भी एग्जांपल तुमको दे दें, इसके पहले जो अधातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा था, क्या लिखा था, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन दिया था 7, तो इसकी संयोजकता का निर्धारण कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे संयोजकता, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्लोरीन की संयोजकता कितनी हुई, 1। दूसरा लिखा था मैंने सल्फर, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखा था 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तीसरा एग्जांपल लिखा था मैंने फास्फोरस का, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 थे, तो लिखा था 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। इस तरह से देखा आपने कि धातु की संयोजकता भी 1 2 3 और अधातु की संयोजकता भी मोस्टली 1 2 3 ही होते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इस संयोजकता के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑक्टेट फॉर्मेशन होता है, अष्टक का निर्माण करते हैं धातु और अधातु, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं और देखते हैं अष्टक निर्माण। चलो बच्चों, तो देखते हैं अक्रिय गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा ग्रहण के द्वारा किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक का पूरा किया जाना। तो देखते पहले अष्टक। अष्टक निर्माण, इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट फॉर्मेशन। अष्टक निर्माण, ऑक्टेट फॉर्मेशन। ये क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपनी वाहिदों कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का पूरा किया जाना अष्टक निर्माण कहलाता है। लिख दें, परमाणु द्वारा अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन
का पूरा किया जाना अष्टक। क्या लिखा मैंने? किस तत्व के परमाणु द्वारा अपनी बाध्यता कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा किया जाना अष्टक कहा जाता है। ये अष्टक पूरा जब कर लेते हैं तो अपने निकटतम निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। कुछ तत्व के परमाणु अष्टक न बनाकर ड्यूएट बनाते हैं, अर्थात अपनी बाध्यता कक्षा में निष्क्रिय गैस हीलियम का विन्यास प्राप्त करते हैं। तो उसकी अगर चर्चा ना करें, केवल अष्टक की बात हम करें तो अष्टक का मतलब आप समझ गए हो कि बाध्यता कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का बनाया जाना अष्टक कहलाता है। अब ये अष्टक कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के द्वारा बनता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? देखो धातु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर और अधातु अपनी संयोजकता के बराबर, या कहो कि दोनों धातु और अधातु दोनों अपनी संयोजकता के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मीन्स धातु अपनी संयोजकता के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं तो उनके निकटतम निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेंगे, और अधातु जब अपनी संयोजकता के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो वे अपने निकटतम निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेंगे। जैसे फिर हम वही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं बार बार। धातु का एग्जांपल पहले हम दे रहे हैं आपको। धातु अपनी संयोजकता के बराबर, संयोजकता समझ गए हो? मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, तुमको जल्दी से समझ में आ जाएगी। धातु अपनी संयोजकता के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं। लेकिन यह बात केवल पीरियोडिक टेबल में उपस्थित उन्हीं धातुओं पर लागू होती है जो sp ब्लॉक में s और p ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। d ब्लॉक के साथ यह नियम लागू नहीं होती। आप इतना अभी याद रखिए। तो यहाँ एग्जांपल फिर देख लेते हैं। सोडियम की अगर हम बात करें, इसका विन्यास होता है 281। बाध्यता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, और जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर उतने ही धन आवेश की उत्पत्ति होती है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। जब किसी भी धातु का कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर उतना ही धन आवेश बनेगा, और इस तरह से बनने वाले धन आवेश युक्त परमाणु को हम लोग धनायन के नाम से जानेंगे। अब यहाँ आयन भी हम आपको समझाते चल रहे हैं, क्योंकि आयन को अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विस्तृत बात उसमें नहीं है। आप इतना याद रखो कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और वह धनायन बनाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे उतना ही उन पर धन आवेश की उत्पत्ति होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सोडियम का, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल। सोडियम के एग्जाम्पल के बाद मैग्नीशियम का दिया था मैंने 282। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, इसलिए इनकी संयोजकता भी 2, क्योंकि धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता। अब यह कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा बता सकते हो? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्लस के बाद p के द्वारा दिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किए, इसलिए इन पर 2 धन आयन की उत्पत्ति होगी, और ये भी धनायन बन गए। तीसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एल्युमिनियम धातु 283। ये संयोजकता 1, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, और तब ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे एल्युमिनियम का परमाणु? तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन का, और तब इस पर 3 धन आवेश बनेगा। अब 3 आवेश को, धन आवेश को तो +3 लिख दो या प्लस लिखो। तो इस तरह से धातु का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो धातु समझ गए होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का। अब कहोगे कि अष्टक कैसे पूरा हुआ? देखो ये अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका क्या होगा विन्यास? बदल करके 28 हो गया ना।
तो वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देखने हो गए, इनका भी अष्टक पूरा हो गया ना, इनके भी वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो इनके भी वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया ना, ये वास्तव कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये वास्तव कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 होना ही अष्टक कहलाता है। अब देखते हैं अधातु का कि अधातु में क्या होता है। तो यहाँ देखो अधातु, वहां पर बात थी धातु में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया था, और अधातु में हम क्या देखते हैं, अधातु अपनी संयोजकता के बराबर अपनी संयोजकता के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करते हैं। देखा आपने, धातु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर और अधातु अपने इलेक्ट्रॉन अपवादों के समय अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो देखा आपने, अधातु अपनी संयोजकता के बराबर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा, कहाँ ग्रहण करते हैं, तो ये भी वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और इसका एग्जांपल जो मैंने तुम लोग को बताया था अभी संयोजी इलेक्ट्रॉन समझाते समय, उसी का एग्जांपल फिर हम यहाँ पर दे रहे हैं। क्लोरीन के बारे में मैंने बताया था कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी थी, यहाँ अभी निकाला था, इसके पहले 1 था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ग्रहण के लिए तीर के पहले प्लस ई लिख देते हैं, तो जितना ई लिखेंगे उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतना ही इन पर ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धनावेश की उत्पत्ति, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऋण आवेश की उत्पत्ति। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मैं बताते चलो अष्टक कैसे पूरा हुआ। 2 8 7 इसका विन्यास था, 2 8 10 7 17 परमाणु का 17 होता है इसका, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो विन्यास क्या हो गया 2 8 8। ये सारे विन्यास मैंने इसके पीछे के जो भी क्लासेस हैं उसमें मैंने बताया है। आप चाहते हो सीखना ठीक से तो सारे एपिसोड को देखना होगा। फंडामेंटल केमिस्ट्री का हमारा कम से कम 1 to लेकर 11 तक देख लोगे तो सारी बात हमारे समझ में आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल सल्फर, जिसकी संयोजकता मैंने 2 लिखा था, और यह 2 8 6, तो 8 - 6 = 2 संयोजकता हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये इस पर क्या बन गया 2 ऋण आवेश बन गया, और इनका भी 2 8 8 मैंने बात कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इनके भी हो गए, और यहाँ भी देख रहा हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। फास्फोरस का विन्यास क्या होता है 2 8 5 और 5 इलेक्ट्रॉन है वायतम कक्षा में, तो 8 - 5 मींस 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, वायतम कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। और तब देखो यहाँ P क्या करेगा, यह P 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए 3 इस पर ऋण आवेश बनेंगे, और विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। इसके भी वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से आपने अष्टक निर्माण सीखा और आयन का निर्माण भी सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन के त्याग होने से धनावेश और ग्रहण करने से ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, और जब कोई आवेश नहीं होता है तो आवेश क्या कहते हैं कि शून्य आवेश है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करते हैं उस पर धनावेश ऋण आवेश की उत्पत्ति होने लगती है। ऐसा क्यों होता है अभी हम कुछ एग्जांपल से तुमको समझा दें। चलो देखो अगला पॉइंट देखो, ये एक और बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि क्यों धनावेश बनता है, क्यों ऋण आवेश बनता है। बहुत विद्यार्थी हमारे नहीं समझ पाते हैं, केवल यह समझ लेते हैं कि धनावेश बनता है ऋण आवेश बनता है, रट जाते हैं, और रटने वाली विद्या
बहुत दिनों तक टिकती नहीं है, वह एटम नहीं होती है। इसलिए रटना छोड़ो और सीखना जारी करो, सीखो और मत सीखो। तो देखो यहाँ क्यों होता है, मैंने अभी बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, चाहे वह धातु हो चाहे अधातु हो, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परमाणु के दो पार्टिकल्स, इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया था क्लासेस में कि परमाणु के दो पार्टिकल्स, दो कण, जो एक धनाविष्ट होता है और एक ऋणाविष्ट होता है। धनाविष्ट कण को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और ऋणाविष्ट कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि धनाविष्ट कण प्रोटॉनों की संख्या ऋणाविष्ट कण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। और तुम जानते हो कि जब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर होंगे और दोनों का जब योगफल निकालेंगे आवेश का तो वह शून्य हो जाएगा। इस तरह से परमाणु विद्युत उदासीन हो जाएगा। किंतु जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी तो उन पर आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम सोडियम का एग्जांपल हम तुमको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर सोडियम का एग्जांपल देखो। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है ना, मालूम है? अब देखो सोडियम परमाणु संख्या 11 है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 11। तो आवेश कितना होगा? इकाई धनावेश होता है एक प्रोटॉन पर प्लस 11 होगा ना। हाँ तो बच्चों मैंने तुमको पहले बताया था इसके पहले वाली क्लास में कि Z बराबर P बराबर E, इसे समझ गए होंगे कि प्रोटॉन अगर परमाणु संख्या सोडियम का 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो प्रोटॉन पर मैंने बताया था इकाई धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में क्या बताया था इकाई ऋण आवेश होता है। तो इस पर धन आवेश इकाई धन आवेश तो प्लस 11 आवेश हो गया ना, और इकाई ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर तो यह माइनस 11 हो गया। अब बाबू दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, यह शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो परमाणु विद्युत उदासीन हो गया कि नहीं हो गया? अब चलो देखते हैं, जब सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया और यह आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया, आयन बन गया, तब यहाँ पर अब देखो हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह त्याग इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का ना त्याग क्या है। प्रोटॉन तो 11 है और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? घटकर कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, 10 हो गया। तो आवेश यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10। और तब जोड़ोगे तो क्या करोगे? 11 माइनस 10 इक्वल टू -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो किसको अब ऐड करूं? +11 और -10, यह जोड़ने पर क्या हो जाएगा? प्लस, कैसे क्या आएगा? +1 आएगा ना। और ये +1 जो आ रहा है यही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं क्लोरीन का। 17, इसका प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे? इसमें प्रोटॉन संख्या 17 है तो प्रोटॉन बराबर 17, इसलिए धन आवेश बराबर 17 और इलेक्ट्रॉन बराबर 17, इसलिए ऋण आवेश बराबर 17। और दोनों को जोड़ोगे प्लस माइनस बराबर, इसलिए हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा ना, कट जाएगा। प्लस माइनस बराबर होता है, कट जाता है। अब इसी में अगर क्लोराइड आयन की बात करें, ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, तो क्लोराइड आयन की अगर बात करें जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ करके 18 हो गई है तो प्रोटॉन तो बदलेगा नहीं। तो प्रोटॉन बराबर 17 मीन्स +17 और इलेक्ट्रॉन बराबर 18 हो गया, एक बढ़ गया तो ये -18 और तब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? -1 होगा ना। तो यही -1 तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण करने के बाद धन आवेश और ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे उतना धन आवेश, जितना ग्रहण करेंगे उतना ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी। तो अब आप आयन भी समझ लिए, अष्टक निर्माण भी समझ लिए। तो इसके बाद मैं आप लोगों को आगे पढ़ा रहा हूँ। देखो, तो ये फंडामेंटल केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। अगले दिन मैं आप लोगों को
आगे की बातें बताना शुरू करूंगा। वैसे तो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर करें तो आप जो मोलिकुलर फार्मूला देखते हो, अणु सूत्र देखते हो किसी भी कंपाउंड का, जैसे सोडियम क्लोराइड Na लिखा हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड का देखोगे किताबों में तो MgCl2 लिखा रहता है, वहीं पर एल्युमिनियम क्लोराइड का देखोगे तो MgCl3 लिखा रहता है,